इधर हमारे 3 विधानसभा है, एक आदमी का नाम छोड़ दो बस। इन तीनों विधानसभा में वो तो भाजपा के साथ था, बाकी सब राजनीतिक महत्वाकांक्षा लिए हुए थे और सब अपनी जगह बैठे थे। वो कौन सा नाम है? मनीष चौहान जी भी तो साथ ही थे। हमारा भाई नहीं, वो तो चलो उसके साथ तो टिकट नहीं हुआ था, उसे तो ये परेशानी थी। अब हमें देखना है कि क्या नरेंद्र मोदी जी 56 इंच वाले मुस्लिम को 4% का आरक्षण देंगे चंद्रबाबू नायडू के मुताबिक। ये एक बिरला उदाहरण है कि 84 के बाद जो है 2024 कितने साल हो गए? 40 साल। तीसरी पीढ़ी में राजनीति है। एक बिरला उदाहरण है, और एक ही घर में एमपी, एक ही घर में एमएलए। हालांकि एक दूसरा उदाहरण है यहाँ, जिन्हें ये भ्रम है कि हम कुछ हैं ना, आप समाज से हो, नहीं तो चांदनी चौक पर जाकर लड़ लो ना, किसी को गलतफहमी हो। सही बात। ये सब स्वागत है आप सभी का सोशल वॉइस हिंदी पर। मैं आपके साथ मुस्तफा चौधरी। देश भर का चुनाव संपन्न हो चुका है, 4 जून को नतीजे भी आ गए। अब चुनाव के दौरान या चुनाव से पहले ओपिनियन पोल बड़े बड़े चैनल्स दे रहे थे, और 1 जून के बाद जैसे ही मतदान संपन्न हुआ, 4 जून को नतीजे आने थे, उससे पहले भी बहुत बड़ी बड़ी एजेंसियों ने, बड़े बड़े न्यूज चैनलों ने अपने एग्जिट पोल जारी किए। अक्सर अधिकतर चैनल्स ने 350 से लेकर और 415 तक सीटें भारतीय जनता पार्टी और उनके एनडीए गठबंधन को दी थी। दूसरी तरफ एक बुद्धिजीवी वर्ग ऐसा था जिनके पास बहुत से संसाधन तो नहीं है, नहीं कोई बहुत बड़ा क्राइटेरिया है, अपने अपने क्षेत्र में कार्यरत हैं, कोई सेवा में है, और उनकी भी मैंने भी वीडियो बनाई और वो अन्य चैनलों के माध्यम से भी, यूट्यूब के माध्यम से अपना विश्लेषण जनता को देते रहे और बताते रहे। अक्सर बुद्धिजीवियों को मानना था कि बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार में नहीं आएगी। इन्हीं बुद्धिजीवियों में से एक थे जो मेरे चैनल्स पर भी अपना व्यू उन्होंने दिया था, श्री चंदनलाल नेशनल इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल श्री सुशील कुमार जी, जो मेरे साथ हैं। उन्होंने भी अपना ओपिनियन दिया था और कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें घटेंगी। तो उन्होंने 100 तक सीटें घटने का अनुमान जाहिर किया था, 100 ना सही लेकिन 63 सीटें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 240 सीटें लेकर के आई है और पिछली बार 303 थी, तो 63 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने खोई हैं। इसी को लेकर हम बात करेंगे। माननीय मास्टर सुशील कुमार जी थे। सुशील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुरु जी। मुस्तफा भाई, बहुत धन्यवाद आपका आने का और सादर अभिवादन, आपका सादर स्वागत। आपके दर्शकों को मेरी शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं कि सबकी बुद्धि ठीक रहे, सब ठीक सोचे जी। ये इस पर भी मैं आऊंगा क्योंकि कई जगह आपने लिख रखा है वीडियो के नीचे। तो पहले तो मैं कहूंगा कि आपके जो आंकड़े थे जी काफी हद तक सही साबित हुए हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और आपकी जो सद्बुद्धि है, इसके लिए आप बधाई के पात्र हो। वास्तव में बड़े बड़े चैनल फेल हुए, आप 100% तो नहीं कहेंगे लेकिन पास तो हुए ही। आप आम आदमी हैं, हम तो देखो, हम आम आदमी हैं, आम आदमियों में रहते हैं, तो जैसा हमें लगता है अपना बोल दें, और क्या है। तो ये जो बड़े बड़े न्यूज चैनल है, इनसे चूक कैसे हुई, या जानबूझकर एक तरह से माहौल बनाने का फंडा होता है, क्या होता है? देखो, जो जिसे आजकल गोदी मीडिया कहा जा रहा जी, ये उन्हीं के एग्जिट पोल थे, और वो एग्जिट पोल जो है वो बताते हैं जो पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से उन्हें निर्देशित किया जाता है। माननीय प्रधानमंत्री के जो कर्ता धर्ता लोग हैं, जो उन्हें बताते हैं उतना ही उन्हें बताना पड़ता है, वो एक व्यवस्था है। लेकिन विश्वसनीयता कितनी खो दी इन लोगों ने। अब विश्वसनीयता और सदचरित्र ये तो रहे ही नहीं। अब उन्हें विज्ञापन मिलते हैं, बड़े बड़े चैनल को पैसा मिलता है, उनकी मोटी मोटी वेतन है, बस उनके घर चल रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। करोड़ों भारतीय, करोड़ों वोटर्स उनको देखते हैं और उन पर विश्वास करते हैं, और ये तो विश्वासघात हुआ फिर उनके साथ। करोड़ों भारतीयों का विश्वास तो पता नहीं कौन कौन तोड़ रहे मुस्तफा भाई जी जी। जो स्टेज पर कुछ कहते हैं और अंदर जो है वार्ता में कुछ कहते हैं और करते कुछ हैं। अब तो ये एक व्यवहार में आ गई चीजें। इसी का जमाना बचा। हाँ, ऐसे लोग आगे बढ़ते हुए दिखते हैं।
ऐसे लोग आगे बढ़ते हुए दिखते और हैं। जो सिद्धांतों पे चलते हैं वो थोड़ी परेशानी में रहते हैं, कठिनाइयों में रहते हैं, उनकी गति मंद है, लेकिन वो अस्थाई है। सही है, देर तक टिकने वाले लोग। स्टेबिलिटी उन्हीं में है। तो अब नतीजे आए, एक तरफा मैंडेट किसी को नहीं मिला, 272 का आंकड़ा, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कोई नहीं हुई, 240। ये आप इसे भारतीय जनता पार्टी की हार कहेंगे या फिर सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते जीत कहेंगे? देखो एक बात सुनो, अगर हम एनडीए की बात करें, जैसा कि मैं लाइव देख रहा था, भाजपा कार्यालय में मोदी जी जब आए तो वहां 2 नारे लगे, मोदी मोदी। अब जो अनाउंसर था वो उसी ने लगाया नारा, पब्लिक ने नहीं लगाया। फिर उसने 2 नारे और लगाए कि एनडीए जिंदाबाद, एनडीए जिंदाबाद। वो पत्रकारों ने उसे लपेट लिया कि भाजपा कार्यालय में एनडीए के नारे पहली बार लग रहे, वो तो परिस्थिति बस लग रहे थे। अब जो सरकार बनाने का दावा पेश कर रहे हैं वो एनडीए के दम पे ही तो कर रहे हैं ना। पिछले 10 साल में कहीं एनडीए का जिक्र नहीं था। एनडीए छोड़ बीजेपी का भी जिक्र नहीं था, ओनली मोदी जी। हाँ, देश में मोनोक्रेसी थी, एक आदमी की सरकार थी और सब कुछ उसी उन्हीं के मुताबिक चलता था। देखो नरेंद्र मोदी जी 22 साल से सत्ता में है, पहले मुख्यमंत्री और अब प्रधानमंत्री। माधवराव सिंधिया जी का जब प्लेन क्रैश हुआ तो उसमें एक पत्रकार महोदय भी थे। उनके अंतिम संस्कार में मोदी जी शमशान में थे, जब इन्हें कॉल करके कहा गया था कि कल सुबह वहां अहमदाबाद पहुंचे आपको मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई जाएगी। तो मोदी जी 22 साल से सत्ता में है और 22 साल में मैंने 4 जून की शाम को पहली बार जो है उनके चेहरे पर, उनकी शारीरिक भाषा में ना वो रोब था ना वो रवाब था। वो जो उन्होंने एक अपनी इमेज बना रखी ना 56 इंच वाली, वो उस दिन सब कुछ गायब थी। पहली बार सीना कम हुआ। हाँ, मतलब वो उनकी, देखो आदमी की परिस्थितियां जब विपरीत होती हैं तो वो आदमी अपने शारीरिक भाषा बदल जाती है, वो उस दिन ऐसी बदली हुई थी। ये जो हार हुई है, क्योंकि बहुमत से चूके हैं, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ है, शायद जिम्मेदारी भी उन्हीं की बनती है। और इस हार के पीछे की वजह, जिस तरह चुनाव के दौरान पहले 2 चरणों के बाद प्रधानमंत्री जी की भाषा बिगड़ी, जो किसी ने भी पसंद नहीं की, जो उनके समर्थक थे वो भी ये बोलते नजर आए कि नहीं, ये भाषा नहीं होनी चाहिए, हिंदू मुस्लिम मंगलसूत्र भैंस इस तरह की, ये भी कहीं ना कहीं हार का कारण बना। प्रधानमंत्री जी खूब समझते हैं और उन्हें खूब पता था कि स्थिति ऐसी होगी। प्रधानमंत्री जी 2014 में जब प्राइम मिनिस्टर बने थे पूरी ताकत के साथ, तो 15 में 2 चुनाव हुए थे देश में विधानसभाओं के, एक दिल्ली और एक बिहार। दोनों में हार होगी। हार होने के बाद जो मार्गदर्शक मंडल में इन्होंने धकेल दिए थे, उन्होंने चिट्ठियां लिखनी शुरू कर दी। तो जब तक उन चिट्ठियों पे मंथन शुरू हुआ, हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक नई चीज ले आके खड़ी कर दी। नवंबर 2016 में उन्होंने डिमोनेटाइजेशन कर दिया देश में, और फिर अगले 1 साल तक देश लाइन में लगा रहा। तो वो खूब समझते हैं कि क्या हो रहा है, उन्हें खूब पता था। 19 अप्रैल में जिस दिन पहले फेज का चुनाव हुआ था, उस दिन वो दिन था जब 10 साल में पहली बार जो है माननीय प्रधानमंत्री जी टीवी पे नहीं थे पूरा दिन। वो नागपुर चले गए थे शोध संस्थान में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शरण में, और वो रात उन्होंने वहीं गुजारी गवर्नर हाउस में। उस दिन में टीवी पे नहीं थे, तो उससे पहले उनके पास खूब रुझान आ चुके थे। 19 अप्रैल में पहले फेज में ही उन्हें खूब पता था कि हम किस स्थिति की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ठीक, उसे जो है 26 में मैनेज करने का प्रयास किया गया, यानी कि दूसरे चरण में। जब वो नहीं मैनेज हुआ तो फिर वो अपनी उस मूल स्वभाव में आगे जिसमें वे होते हैं, लेकिन उसको स्वीकार नहीं किया इस बार देश में। देखो देश में सभी तरह के लोग हैं मुस्तफा भाई, कुछ लोगों ने उस चीज को स्वीकार किया, लेकिन जो ज्यादा लोग हैं, मेजोरिटी में जो लोग हैं, उन्होंने उसको जो है स्वीकार नहीं किया। बात वो स्वीकार्य बात है ही नहीं। देखो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 10 साल में बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया। कई ऐसे सेक्टर हैं कि आम आदमी नहीं जानता, उनमें बहुत बेहतर काम हुआ है, लेकिन उन्होंने बजाय उस काम को सामने रखने के वो भैंस, टोंटी, मंगलसूत्र और पता नहीं क्या क्या करना शुरू कर दिया उन्होंने। बीच में एक और उन्होंने एक नया जो है ताकत दिखा दी,
और उनके जो वो है ना अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हिमाचल वाले, उन्होंने यूं ही कह दिया कि आरएसएस से हमारा कोई वो नहीं है, जरूरत नहीं है अब। हाँ? उन्होंने कहा ये वाजपेयी वाली भाजपा थोड़ा ही है, ये तो नरेंद्र मोदी की भाजपा है, अब तो हम बहुत ताकत में हैं। तो वो आरएसएस उस बात से जो है नाराज हुआ ही होगा अल्टीमेटली। ये भी बात निकल के आई कि इस बार संघ और बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं था, विपक्षी इसको हवा दे रहे थे, क्या इसमें भी कुछ सच्चाई दिखती है? देखो ये तो जितनी मुझे जानकारी है उतनी बात बताऊंगा। अक्टूबर, शायद अक्टूबर 21 की बात है या कोई अक्टूबर था, ध्यान नहीं मेरे सही, जब गडकरी जी को पार्लियामेंट्री बोर्ड से हटाया गया था। संबंध तब से गड़बड़ है, उस बात पे तब से गड़बड़ है, मोदी जी की और उनकी जो है तब से गड़बड़ है। कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इनके भी बीच सब कुछ ठीक नहीं था। अब वो तो सामने दिख ही गया, उनमें जो हाईकमान है वो योगी जी को निपटाने पर लग रही। योगी जी ने भी अपना दिखा दिया थोड़ा सा जलवा उत्तर प्रदेश में, ये कहीं ना कहीं दिखाया, ऐसा मानते हैं? देखो एक बात सुनो, ये जो हमारे भाई हैं ठाकुर, ये जो पूरण सिंह ठाकुर थे नसीरपुर वाले, वो एक आम आदमी है, क्या मुख्यमंत्री की कैपेसिटी से बाहर थे? अगर मुख्यमंत्री उन्हें रोकना चाहते, धारा 144 लगे हुए होने के बावजूद लाखों आदमी इकट्ठे हो गए, ननौत्ता में मीटिंग होगी, मुख्यमंत्री चाहते पता भी नहीं लगा था वो कौन सी सेल में है, ये नहीं बात है। और हर सभा में, क्योंकि गांव दर गांव एक पहले यात्रा उन्होंने निकाली, और हर मीटिंग में वो ये बोलते आए कि मुख्यमंत्री का चुनाव होगा तब हम उनके साथ हैं, लेकिन इस बार इनका इलाज कर दो। हाँ बस वो तो देखो मुस्तफा भाई, जनता एक ऐसी एक्सरे मशीन है कि ये जो एक्सरे मशीन आविष्कार करके बन रही है ना, जो उनमें हाथ रखे हैं तो हाथ का एक्सरे हो, कान रखे हैं तो कान का एक्सरे हो, लेकिन जनता एक इन टोटल समग्र रूप से ऐसी मशीन है जिसमें सब चीजों का एक्सरे होता रहे। वो माननीय योगी जी हो, मोदी जी हो, हमारे गृह मंत्री जी हो, जनता हो, मैं हूं, आप हूं, सबका एक्सरे होता रहे, जनता सबका एक्सरे करती रहे। वो कोई सांसद हो या विधायक हो, क्या मान रहे जनता नहीं जानती? जनता सब कुछ जानती है। इससे सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट अगर मैं कहूं, पश्चिम उत्तर प्रदेश में खासतौर से जिस तरह सहारनपुर मंडल से बीजेपी का सुपड़ा साफ हुआ है, ऐसी परिस्थिति में जब बीजेपी के साथ पश्चिम का बड़ा घटक दल माना जाए आरएलडी रालोद, जयंत चौधरी जी, उनके पाले में चले गए। अब लगने लगा था कि भाई जाट बड़ी संख्या में है, अब तो कोई सवाल ही पैदा नहीं है पश्चिम बेल्ट में। लेकिन सबसे बढ़िया नुकसान हुआ इधर, क्या आरएलडी का लाभ बीजेपी को नहीं मिल पाया? ये मेरा भी मानना था कि राष्ट्रीय लोकदल का जो वोटर है, कोर वोटर, वो एक सक्रिय वोटर है और वो हमेशा आगे बढ़ के जो है कमान संभालता है। लेकिन अगर अतीत में देखूं तो 2009 में एक चुनाव हुआ था, बाबू हुकुम सिंह चुनाव लड़े थे यहाँ से और अनुराधा जी वहां से लड़ रही थी मुजफ्फरनगर से, तब भी लोकदल गठबंधन में था भाजपा के, और 2009 में भी यही रिजल्ट आया था कैराना का, अनुराधा जी जीत गई थी। मैं उन व्यक्तियों में था कि आदरणीय चौधरी यशपाल सिंह जी बाबू हुकुम सिंह के यहाँ आप शोर जाहिर करने गए थे कि भाई आप चुनाव हार गए हमारे समर्थन के बावजूद, तो मैं उनमें था, हम 2 लोग साथ थे बाबू जी के। तो वहां बाबू हुकुम सिंह जी ने जवाब दिया था कि नहीं चौधरी साहब, समस्या यहाँ आई कि जाट समाज ने अनुराधा को तो दिया 70 से ऊपर % वोट और मुझे दिया 40 से नीचे % वोट। वही स्थिति अब हुई, अभी देखने को मिला। क्योंकि अब आप 2009 पे चले गए, आप तो हम 2019 की ही बात कर लेते हैं। आरएलडी थी तबस्सुम के साथ, और तबस्सुम हारी 92,000 वोटों से। शामली विधानसभा में काफी जाट है, मतदाता है, तबस्सुम हारी 36,000 वोटों से। अब आरएलडी है बीजेपी के साथ, अब इकरा हसन हारी मात्र 11,000 वोटों से। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि आरएलडी तो बीजेपी के साथ चली गई, लेकिन जाट बीजेपी के साथ नहीं गया। आपका क्या मानना है? देखो पहले तो आप आरएलडी की संरचना समझ लो। आरएलडी का जो फैब्रिक है उसमें मुस्लिम भी है ना, और लोग भी हैं और जाट भी हैं, ठीक जी जी। लेकिन जैसे ही वो भाजपा के साथ जाती है तो मुस्लिम तो वहां हट जाओ उससे, जो चेहरे हैं केवल वो खड़े रहते हैं, वोटर तो हट जाओ। फिर
एक जो है राजनीतिक महत्वाकांक्षी जाट है, एक आम जाट है। जो राजनीतिक महत्वाकांक्षी जाट है वे नहीं चाहते थे कि यहां से ये सफलता मिले इस प्रत्याशी को। ठीक, बस ये सबसे बड़ी वजह है। वो आपका जो है भाजपा का जिला अध्यक्ष हो अभी या आरएलडी का जिला अध्यक्ष हो या जितने भी लोग थे जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लोग थे, वे नहीं चाहते थे कि जो सांसद यहाँ चुनाव लड़ रहे थे वे चुनाव जीतते हैं। और वे लोग भाजपा में भी थे जिनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं। भाजपा को तो भाजपा से ही चुनाव लड़ना पड़ा। पहले तो भाजपा से ही चुनाव लड़ना, भाजपा का चुनाव, पहला चुनाव भाजपा से ही हुआ और उसमें हार गई भाजपा, है ना। तो बस वो सॉरी वो हमारी जो बेटी है इकरा हसन जो प्रत्याशी थी उनके सामने, वो तो बीच में अपना काम कर रही थी। उनका तो अपना काम था, वो तो अपनी गति से काम कर रही थी। लेकिन भाजपा का पहला चुनाव तो भाजपा से हुआ। आप इधर हमारे 3 विधानसभा है, एक आदमी का नाम छोड़ दो बस, इन तीनों विधानसभा में वो तो भाजपा के साथ था। बाकी सब राजनीतिक महत्वाकांक्षा लिए हुए थे और सब अपनी जगह बैठे थे। वो कौन सा नाम है? हमारे अनिल चौहान थे केवल उसके साथ, ईमानदारी से समग्र रूप से प्रत्याशी के साथ थे। बाकी जो लोग थे ना, जो भी मनीष चौहान जी भी तो साथ ही थे हमारा भाई। नहीं, वो तो चलो उसके साथ तो टिकट नहीं हुआ था, उसे तो ये परेशानी थी, बाद में मान मनोबल होगी थी उनकी। अब वो कितना उन्होंने साथ दिया कितना नहीं दिया वो तो कागजों पर पता लग जाएगा। कागजों पर तो पता लग रहा है 36,000 से 11 पे तो आ गई शामली में जीत। शामली में जीत, हाँ 36 से 11 पे आ गई। उसके तो कई सारे फैक्टर हो गए ना। अब ये तो कह सकते हैं कि भाई मेरी विधानसभा जीत गई, लेकिन ये भी तो एक सवाल होगा भाई मार्जिन कहाँ गया? देखो बात में, जब पिछली जीत 36 की थी तो अब तो जाट समाज के साथ आने से 50 की होनी थी। बिल्कुल। अब उसमें जाट भी फैक्टर है। अब एक तो फैक्टर नहीं है मुस्तफा भाई, फैक्टर तो कई है। जितने समाज उतने कारण। भाजपा से नाराजगी के, ठाकुर समाज के अपने कारण है नाराजगी के, हरिजन समाज के अपने कारण है नाराजगी के। हमारे हरिजन भाई हैं, इन्होंने वोट दिया। 2022 में कौन कह रहा था योगी आदित्यनाथ जी वापस आ रहे? कोई सर्वे कह रहा था? नहीं कह रहा। लेकिन हमारे जो हरिजन समाज है उसने पूरा वोट मायावती जी के कहने से भाजपा को दिया। और इस बार गठबंधन की तरफ भाजपा ताकत में आई। लेकिन भाजपा ने उन्हें क्या दिया पिछले 10 सालों में? उनके कुछ चेहरों को उठाकर उन्होंने ताकत दे दी। कितनी? मुनीम बना दिए। में वे क्या कर रहे? फेशियल करा रहे, ब्लीचिंग करा रहे, ठीक, और पेट पात फेर है खा पी के। बस ताकत थोड़ा है उन पे, कोई मुंशी है सब? किसी समाज का कोई आदमी ताकत में है? कोई भी नहीं है। वन मैन शो है, सारी ताकत एक ही जगह है। कोई मुख्यमंत्री इस कैपेसिटी में नहीं है कोई पॉलिसी मैटर डिसाइड कर दे। लेकिन अब की बार तो ऐसा नहीं होगा। आप ये देखो ना, ऐसा आगे आने वाले समय में पता नहीं। अभी तो कुछ गठन मेजोरिटी ऐसी दे दी कि फुल जो है मैंडेट दिया ही नहीं कि भाई अपने दम पर सरकार चला ले। जहां से मैं देख रहा हूं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को गठबंधन की सरकार चलाने का अनुभव नहीं है। लेकिन फिर भी सरकार बन पाएगी। लेकिन फिर भी वो नीतीश कुमार अभी फिर भी वो परिस्थितिवश सरकार बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और वो सत्ता लोलुप व्यक्ति हैं, सत्ता की तरफ भाग रहे हैं। नहीं तो उनका जो आचरण और चरित्र रहा है उन्हें तो छोड़ देनी चाहिए थी सत्ता, कि हमने अपनी मर्जी से चलाई, अब जो चलाना चाहता है वो चला लो। लेकिन वो फिर भी प्रयास कर रहे हैं चलाने का। और नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों ही मंजे हुए खिलाड़ी हैं। और चंद्रबाबू नायडू वो व्यक्ति है जो भाजपा नीत गठबंधन का भी संयोजक रहा और उसके विरोध का जो गठबंधन था उसका भी संयोजक रहा। ठीक। और इसमें मैं तो नहीं मानता कि आगे क्या होना, कुछ बता दूं जब बात आ गई मेरे सामने। चंद्रबाबू नायडू का जो घोषणा पत्र है वहाँ टीडीपी का, उसमें उन्होंने वादा कर रखा है कि 4% आरक्षण हम मुस्लिम को देंगे। बिल्कुल। 1 लाख हाजियों को तो चलो दे जाओ तो कोई बात नहीं। लेकिन ये जो बात है ना, जिसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी 7 चरण में कहते आए, पूरे गाते फिरोगे कि कांग्रेस अगर आएगी तो मुस्लिमों को आरक्षण दे देगा राहुल गांधी। अब उन जिनसे वे सरकार बनवाना चाह रहे हैं, अपनी साइन जिनके करवा रहे हैं, उनने घोषणा पत्र में लिख रखा और उन्होंने कहा है कि हमने जब
भाजपा से गठबंधन किया था तब ये इन्होंने अप्रूवल दिया था, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें देखना है कि क्या नरेंद्र मोदी जी 56 इंच वाले मुस्लिम को 4% का आरक्षण देंगे चंद्रबाबू नायडू के मुताबिक? बिल्कुल बिल्कुल ठीक, तो ये भी हमें देखना। ये सबसे बड़ा मुद्दा, और इसी मुद्दे पर अक्सर चुनाव लड़े बात प्रधानमंत्री। सुनो, अब तक तो सारी बातें हो रही मेरे भाई, मैं तो नहीं मानता अभी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी भाजपा की, हुई नहीं ना? भाजपा की नहीं, एनडीए की होगी। एनडीए में नेता सर्वसम्मति से एनडीए अलग चीज है, भाजपा की पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी क्या? नहीं हुई। तो मैं नहीं मानता कि भाजपा पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक इतनी आसानी से हो जाएगी और उसमें जो है वर्तमान जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनको मैं शेयर से नेता स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि जिनके तनाल ठोक रखी जी जी मैं तो तैयार है। आप ये देखो कि आप जो दोगे समाज को वही वापस आएगा, बस छोटी सी बात है, इसमें सब कुछ आएगा। आपने जो दिया है वो वापस आएगा, और उसका समय अब आ गया। जब आपका समय ठीक है, जब आपका समय ठीक है, आप ताकत में है, सब कुछ आपके मुताबिक रहेगा। लेकिन जब ऊपर वाले की नजर तिरछी होगी और वो ऑडिट करने के लिए बैठेगा, ठीक, तो आपकी ताकत कम होगी और जो लोग आपके इशारे पे चलते थे वे आपसे हट जाएंगे। तो समय को पहचान लेना चाहिए आदमी को, समय को पहचान लेना चाहिए। चलो, अगर बन भी गई सरकार तो क्या 5 साल पूरे कर सकती है? मुझे ऐसा लगता है अगर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार बनी नरेंद्र मोदी जी के, तो पूरा नहीं करेगी। पूरा नहीं करेगी। हाँ, अगर किसी और सॉफ्ट नेचर के आदमी के नेतृत्व में सरकार बनी तो हो सकता है सरकार चल जाए। चलो, ये तो देश की बात हुई। अब अपनी लोकसभा पे आ जाते हैं। अच्छा, हमारी अब तीसरी पीढ़ी में कदम रख चुका है हसन परिवार। हाँ। अख्तर हसन, मनव्वर हसन और अब इकरा हसन सांसद चुनी गई। बहुत सारी इच्छाएं लोगों की हैं, तो क्या उम्मीद रखते हैं? इस बड़ी लिखी लड़की है, पहले जो पिताजी थे, दादाजी थे, अब वो तो है नहीं। अब क्या उम्मीद है? पीढ़ी उनका समय अलग था, तब इतनी एजुकेशन की ज्यादा जरूरत भी नहीं थी, सरल लोग थे, जो कह दिया वो हो गया। अब समय अलग है, समय के मुताबिक दोनों उनके जो बेटा और बेटी है मनव्वर हसन जी के, वो है मैदान में। तो सबसे पहले तो मैं समाज की उस बेटी को समाज की तरफ से हार्दिक बधाई दूंगा और शुभकामनाएं दूंगा। मैंने एक पिछले इंटरव्यू में कहा था कि भाई वो चुनाव लड़ रही बेटी, भगवान से प्रार्थना करी थी कि उसकी भाषा संयमित रहे, वो ठीक रहे। वो भगवान की कृपा हुई उस पर कि उसने जो है बड़े सॉफ्ट नेचर से चुनाव लड़ा। देखो, भाजपा का हारना एक अलग चीज है और इकरा हसन का जीतना एक अलग चीज है। दोनों दो चीज है। मैं जहां से देखता हूँ, भाजपा अपने कारनामों से हारी, अपने कारणों से हारी। अगर कैराना की वर्तमान सांसद इकरा हसन बनी है तो उसके अपने कारण है बनने के। कौन सी चीज समझना चाह रहे हैं आप? नहीं, मैं समझना चाह रहा, सांसद बन चुकी इकरा हसन। अब आप क्या कहेंगे इकरा हसन को? इकरा हसन को, 5 साल उनके हैं। हाँ, इकरा हसन को हम ये कहेंगे कि आप यहाँ की निर्वाचित सांसद है, निर्वाचित प्रतिनिधि है। एक तो वो बेटी है और उसे पता है एजुकेशन का क्या महत्व है। तो सबसे पहला तो प्रयास उसे यही करना चाहिए कि कैराना की सराउंडिंग में कुछ ऐसे संस्थान बन जावे ताकि आने वाले लोग ये कह दें, क्योंकि उनकी तीसरी पीढ़ी में राजनीति है, उनकी जो ऊपर की 2 पीढ़ी है उन्होंने एजुकेशन के फील्ड में, जहां से मैं देखता हूँ, मैं याद दिला दूं कि आपकी पहली वीडियो में, बहुत सी वीडियो में कहा कि कोई उपलब्धि गिनवा दो। इसीलिए इसी वे में मेरा सवाल था। एजुकेशन के फील्ड में जहां से मैं देखता हूँ उनकी कोई पिछला टाइम गया, अब नई उम्र की लड़की है, पढ़ी लिखी लड़की है, बहुत अपेक्षाएं हैं, तो उन्हें जो है एजुकेशन के फील्ड में काम करना चाहिए। कोई कैराना में लड़कियों के लिए कोई गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बने ताकि समाज की सभी बेटियां, सभी समाजों की जाके वहां एजुकेशन ले सके। उनका पार्लियामेंट्री क्षेत्र बहुत बड़ा है। अब मैं कुछ थोड़ी सी कड़वी बात कहूंगा, अव्वल तो रशीद मसूद साहब यहाँ बहुत लंबे समय तक सांसद रहे जी, 8-9 बार सांसद, 8-9 बार सांसद। उनके नाम कोई उपलब्धि नहीं है एजुकेशन के नाम पे, ठीक। तो ये भी तीसरी पीढ़ी में है, इनके नाम भी कोई उपलब्धि नहीं है। तो मैं कहूंगा कि वो वहां तक, जहां तक भी उनकी पहुंच हो,
शिक्षा का प्रचार प्रसार जितना कर दें कि लोग आने वाले समय में याद करेंगे एक लड़की हमारी जो है यहाँ MP बन गई थी। ठीक। जी जी। एक दूसरी बात मैं उनसे उम्मीद करूंगा कि इस क्षेत्र में नशे की जो कारोबार है, युवा पीढ़ी जो है बर्बाद हो रही है। एनी हाउ क्या करना वो जानती है। और तो वहां डबल इंजन की सरकार है, कहना मोदी जी का, भाई MLA है और बहन MP है, तो दोनों भाई बहन तय करें, एक उस सदन में कहे जाके, एक उस सदन में कहे। मैं मानता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री भी और माननीय प्रधानमंत्री भी अगर आप सदन में कहेंगे खड़ा होकर, तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो चीज अवॉइड हो जाए। क्योंकि देखो आने वाली पीढ़ियों का सवाल है। मुस्तफा भाई तस्करी है, मान लिया एक आदमी सोने की तस्करी कर रहा, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक आदमी नशे की तस्करी कर रहा है, जो नस्लें बर्बाद करता है, जो पीढ़ियों को खराब कर रहा है। आने वाली पीढ़ियां तो है हमारी विरासत, धरोहर है। अगर यही खत्म हो जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे। तो मैं ये दो चीजें उनसे उम्मीद करता हूँ कि मैं इस पर काम करें और बहुत जल्दी रिजल्ट मिले और हमें भी खुशी हो। बिल्कुल। और ये समय बार बार नहीं मिलता, अब समय है उनके पास। पहली बात तो यह, देखो बात सुनो, मुझे किसी ने बात कही थी, वो है नहीं अब इस दुनिया में जी। उन्होंने कहा था हमारे समाज को पहली बात तो मौके कम मिलते हैं, और जब हमारे समाज को मौका मिलता है तो हमारे लोग उन मौकों पर खड़े नहीं उतरते। तो एक मौका मिला है उस बेटी को, बिल्कुल बिल्कुल, उसे जो है उस पर इतना खरा उतरना चाहिए। उसका पूरा दोहन, उसके पास जो संसाधन है, जो ताकत है, उस विशेषाधिकार है एक सांसद के, पूरा उनका दोहन करना चाहिए। जो अभी हमारे निवर्तमान सांसद जो है अभी पराजित होकर घर बैठे हैं, उनसे भी उन्हें कुछ सीख लेनी चाहिए। उनकी भी कुछ खामियां नहीं। देखो ये होता ही है, जब भाजपा सत्ता में आई थी तो लोगों का ये मानना था कि 60% कमियां कांग्रेस की थी, इसलिए भाजपा को मौका मिला। तो कोई जो निवर्तमान सांसद है उनकी भी कुछ कमियां रही है, उन कमियों से भी उसे सीखना चाहिए। बिल्कुल ठीक है नहीं बात। और ये एक बिरला उदाहरण है कि 84 के बाद जो है 2024 कितने साल हो गए, 40 साल, तीसरी पीढ़ी में राजनीति है। एक बिरला उदाहरण है। और एक ही घर में MP, एक ही घर में MLA। हालांकि एक दूसरा उदाहरण है यहाँ, चरथावाड़ और मुजफ्फरनगर लोकसभा, हरिंदर मलिक का बेटा जो है चरथावाड़ से MLA है, बाप मुजफ्फरनगर से है, लेकिन पीढ़ी तो दूसरी है। यहाँ तो तीसरी पीढ़ी में है। नजर दौड़ा के देख लो आप, तीसरी पीढ़ी में किसके यहाँ राजनीति है। और एक और बात सुनो मुस्तफा भाई, जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लोग हैं, मैं उनके लिए कुछ कहना चाहूंगा। जब एक राजनेता अपनी ताकत किसी दूसरे आदमी को हराने में लगाने लगेगा, अपनी ताकत किसी दूसरे को निपटाने में लगाएगा, तो निश्चित रूप से वो खत्म हो जाएगा। ये अतीत में सीख लो किसी से, अगर नहीं सीख सकते तो अतीत से सीख लो। अतीत में भी ऐसा हुआ है कि लोगों ने एक दूसरे को हरवाने का प्रयास किया है, तो वो खत्म हो गई। बिल्कुल, दूसरी की रेखा को मत मिटाओ, अपनी रेखा लंबी खींचो। अभी मैं मोदी जी के बारे में कह रहा था कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो दिया है वो उनको लौट कम ही लगा। वो अब उनकी परिस्थितियां थोड़ी सी विपरीत हो गई है, तो मैं उनके लिए भी यही कह रहा कि आप जो समाज में दे रहे हो आपको लौट कम ही लगा। और समाज के जिम्मेदार लोगों को समाज के लिए राजनीति करनी चाहिए, न कि सिर्फ अपने लिए राजनीति करनी चाहिए। जो आने वाली पीढ़ियां भी याद कर सके। अपने लिए नहीं, समाज के लिए राजनीति करो। ये समाज है तो आप हो, नहीं आप कुछ नहीं हो। जिन्हें ये भ्रम है कि हम कुछ हैं ना, आप समाज से हो। नहीं तो चांदनी चौक पर जाके लड़ लो ना, किसी को गलतफहमी हो। सही बात। ये सब डॉक्टर राम सिंह वर्मा ने भारत के गृह मंत्री को कह दिए थे, राजेश पायलट जी को। सरसावा एयरपोर्ट पे एक पालीवाल DM थे, तो उन्होंने पूछा डॉक्टर राम सिंह वर्मा ने, हम रिसीव करने गए थे पायलट साहब को, कि जी वो आपने पालीवाल को कहा, तो राजेश पायलट जी ने कुछ शब्द ऐसे कह दिए कि वो नागवार गुजरे राम सिंह वर्मा जी को। उन्होंने कहा है पायलट साहब, अगर ज्यादा बड़ी गलतफहमी हो ना तो मैं राजीव गांधी से बात कर लूँ आपके, चांदनी चौक से लड़के देख लियो। तो जो लोग अपने लिए राजनीति करते हैं, मैं उन्हें दोबारा कह रहा हूं कि वो समाज से ईमानदारी से पेश आवे, ठीक, और समाज के लिए राजनीति करें। नहीं तो 5 साल में फिर समाज आएगा, नहीं तो कम्स टू एन एंड। जी। और साथियों से पहचान होती है आदमी की। बिल्कुल। आपके चारों तरफ जो लोग हैं ना, उनसे पहचान होती है। अगर आपके चारों तरफ कुछ ऐसे लोग हैं कि वो कुछ आपको दिखने ही नहीं दे रहे इस दीवार के परले तरफ का,
तो आपको जो है उनको छोड़ के कभी कभी दीवार के परली तरफ भी झांक लेना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने, क्योंकि जो दायरा होता है ना किसी भी व्यक्ति का, किसी भी सफल व्यक्ति का या चुने हुए व्यक्ति का, वो फिर उसको दिखने नहीं देते दूसरी तरफ। ये हमारे जो माननीय मंत्री जी हैं वीरेंद्र सिंह जी, ये उन्होंने हमें बहुत पहले कहा था जब वो सत्ता में थे, कि हर नेता के चारों तरफ एक ऐसा दायरा बन जावे कि वो दायरा जो है ऐसा इतना कड़ा हो जावे कि वो साफ सुथरी बात वहां तक पहुंचने ही नहीं देता। कि हमने भी किसी के चारों तरफ ऐसा ही दायरा बना लिया था कि हम तक भी ऐसा ही दायरा बन रहा, तो उस दायरे के बाहर भी उन राजनीतिक महत्वाकांक्षी लोगों को झांक लेना चाहिए कि हकीकत कुछ और है। जो तुम्हें बताया जा रहा है इस चौकड़ी के द्वारा वो हकीकत नहीं है, और उसके परिणाम क्या होंगे ये किसी खराब से आदमी से भी पूछ लेने चाहिए। जो जिन्हें आप खराब लोग समझते हो, जिन्हें आप पसंद नहीं करते हो, कभी कभी उन्हें भी बुलाकर उनसे पूछ लेना चाहिए। सही है। अच्छा, वो शुरू का सवाल रह गया था, आप वीडियो के में कमेंट्स, काफी वीडियो में आप लिख देते हो कि भगवान इन सबको सद्बुद्धि दे। बहुत से लोग इसको समझ नहीं पा रहे कि ये किस वे में बोलते हैं आप। देखो बात सुनो, अगर मुझे ये समझ नहीं आ रहा, मैं आपकी बात सुन के, इस वातावरण की बात सुन के कुछ ऐसी हरकतें कर रहा कि जिनका तो ना तो मुझे ये पता कि इनकी प्रतिक्रिया क्या होगी, इनका मेरे ही निजी जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा या मेरी आने वाली पीढ़ियों के जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उन लोगों के लिए मैं और क्या लिख सकता हूँ। मैं 1985 में यहाँ से पढ़ने के लिए सहारनपुर गया था, ठीक, और मैं आदरणीय स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह जी की शरण में, उनके चरणों में रहा पूरे 30 साल। वे 12 दिसंबर 2015 में स्वर्गवासी हुए। तब तक हम 30 साल उन्हीं के पास बैठे, सबसे पीछे बैठते थे, छोटे थे, लेकिन बहुत कुछ सीखा, और चरित्र क्या होता है ये उनसे सीखा, और सरलता ईमानदारी क्या होती है ये उनसे सीखा। ठीक भाई, तो उन लोगों के लिए जो इस तरह की हरकतें करते हैं समाज में, हमारे ही बच्चे हैं, वो ऐसी अवस्था में है कि वो किशोरावस्था में है, उन्हें पता नहीं है कि वो क्या कर रहे, इसका क्या परिणाम होगा, इसका हमारे पूरे समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उनके लिए और क्या लिख सकता हूँ। हे भगवान उनको सद्बुद्धि दे, बस और क्या है। बिल्कुल वही सद्बुद्धि दे सबको जी, जरूरी नहीं है वो मुझे ही दे, सबको वही दे, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया इतना समय देने के लिए। ये थे मास्टर सुशील कुमार जी, श्री चंदनलाल नेशनल इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, जिनको आपने सुना। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।